चैप्टर नंबर 4 सेंसेशन एंड परसेप्शन। आज हम सेंसेशन जो हमारी 5 सेंसेस हैं उनको कवर करेंगे और कल वाले लेक्चर में हम परसेप्शन के पार्ट को कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुवर्ड्स द सेंसेशन। सेंसेशन क्या है? राइट नाउ एज यू रीड दिस, जैसे कि आप सब इस टेक्स्ट को पढ़ भी रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो हमारी आइज़ क्या कर रही हैं, इस लाइट को कैप्चर कर रही हैं एंड रिफ्लेक्ट ऑफ द पेज इन फ्रंट ऑफ यू, और जो भी आपके पास सामने पेज इस वक्त ओपन है उसको रिफ्लेक्ट भी कर रही हैं। अब इस सब से क्या हो रहा है, हमारी आइज़ का जो स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, वो चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो लाइट है ये जो भी इस पेज से या स्क्रीन से आपकी आइज़ में जा रही है वो सिग्नल आपका ब्रेन डिटेक्ट कर रहा है और उसको इंटरप्रेट कर रहा है एज एन लैंग्वेज। तो चाहे हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या रीड कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इज़ लैंग्वेज। ये सब लैंग्वेज होती है, एक रिटन होती है, एक वर्बल होती है। So the sensation of the symbols on the page and the perception of these symbols as words allows you to understand what you are reading. अब इस पेज के ऊपर जो भी सिम्बल्स हैं, जो परसेप्शंस हैं, मेरा एरो यहाँ पे मूव कर रहा है, सो ऑल दीज आर द सिम्बल्स ना। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ अगर हाईलाइट कर रही हूँ, सो यहाँ से अब क्या हो रहा है कि आप इस पेज पे जितने भी वर्ड्स हैं या जो भी इस पे मूवमेंट हो रही है, आप उस सबको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और ये सारा आपको अलाउ कर रहा है कि आप इस सारे टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करें और आप इसको रीड कर सकें। सो हमारी जितनी भी सारी सेंसेस होती हैं वो सारी इसी ही तरीके से वर्क करती हैं। तो जनरली क्या होता है, हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो एक स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, ठीक है। स्टिमुलाई रिसीव करते हैं और ये मैसेजेस कहाँ पे जाते हैं, ये मैसेजेस चेंज होते हैं, क्योंकि स्टिमुलस रिसीव हुआ है तो हम अब यहाँ पे एक प्रोसेस होगा जिसे हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन इज़ अ प्रोसेस। यहाँ पर क्या होता है कि सिग्नल्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू न्यूरल इम्पल्सेस। ट्रांसडक्शन मीन्स सिग्नल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यूरल इम्पल्सेस। तो जो भी स्टिमुलस से जो सेंसरी ऑर्गन्स ने इंफॉर्मेशन रिसीव की, ट्रांसडक्शन का एक प्रोसेस हुआ, उसने उन सिग्नल को न्यूरल इम्पल्सेस में चेंज कर दिया। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में इसको डिटेल से पढ़ा था। सो अब आगे इस चैप्टर में हमारा सारा ये न्यूरल इम्पल्सेस और ट्रांसफॉर्मेशन का वर्क होगा, ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, उन सब को हम यहाँ पे पढ़ेंगे दोबारा से, तो वो फिर से आपको याद हो जाएंगे। अब ये जितनी भी न्यूरल इम्पल्सेस होती हैं ये सबसे पहले कहाँ पे जाती हैं, हमारे थैलेमस में जाती हैं। उसके बाद ये हमारे ब्रेन के डिफरेंट कॉर्टाइसिस होती हैं, ये वहाँ पे मूव हो जाते हैं। कौन सा सिग्नल कौन से कॉर्टाइसिस में जाता है ये हम उसके साथ साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये इम्पल्सिस, न्यूरल इम्पल्सिस जो ट्रांसडक्शन के थ्रू चेंज हुई थी वो कहाँ पे जाती हैं, थैलेमस में जाती हैं। अब हम क्या सेंस करते हैं और उसको किस तरह से हम परसीव करते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और उसमें ये है कि हम जो भी स्टिमुलस हम परसीव कर रहे हैं, हमारा उससे एक्सपोजर कितना होता है, हाउ लॉन्ग वी आर एक्सपोज्ड टू द स्टिमुलस से जितना ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक एक्सपोज होंगे उसको हम डिफरेंट तरीके से सेंस करेंगे और परसीव करेंगे, ठीक है। और अगर हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन होगा इस सारे परसेप्शन का, स्टिमुलस के साथ जो भी हमारी एक्सपोजर है, अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है तो उसको हम डिफरेंट तरीके से सेंस करते हैं और डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं। एग्जाम्पल है कि हमने सॉक्स पहनी है, ठीक है। जब हम सॉक्स पहनते हैं मॉर्निंग में तो थोड़ी ही देर के बाद हमें वो सॉक्स हमने पहनी हुई है उसकी फीलिंग्स आना बंद हो जाती हैं। ऐसे होता है ना, शुरू में स्टार्ट में हमें फ़ील होता है सॉक्स पहनी है, उसकी जो स्टिचिंग होती है वो पाँव पे कहीं आगे पीछे आ गई है, तो हमें वो फील होती रहती है। तो अगर हम उसको सेम इसी तरह पहने रखें, उसकी स्टिचिंग को ठीक ना करें, तो कुछ देर के बाद हमें वो फीलिंग आना बंद हो जाती है जो हमें सॉक्स पहनते हुए आ रही थी। तो यहाँ तो दो प्रोसेस है ना, या तो हम उसको ऐसे ही पहने रखेंगे या फिर हम उसको ठीक कर लेंगे। तो दोनों ही कंडीशंस में हमें सॉक्स की फीलिंग्स आती हैं कि हमने पहनी है, कुछ देर के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं, हम उन सॉक्स की फीलिंग्स को परसीव नहीं कर पाते। अब इस सारी चीज़ को क्या कहते हैं, सेंसरी अडॉप्टेशन। सेंसरी अडॉप्टेशन क्या होता है, डिक्रीजिंग रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई ड्यू टू कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन। क्योंकि जो न्यूरॉन्स जो फायर कर रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, रेस्टिंग पोटेंशियल आ रहा है, वो जो भी पोटेंशियल है वो सारा एक न्यूरल पाथवे बन गया हुआ है, जो वो बार बार वो न्यूरल कांस्टेंट स्टिमुलेशन होती रहती है। न्यूरॉन्स का फायर करना या एक्शन पोटेंशियल स्टेट में आना या स्टिमुलस को परसीव करना, उसको हम स्टिमुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो जब ये कांस्टेंट स्टिमुलेशन होती रहती है तो हमारा जो सेंसेस हैं वो उसको
अडॉप्ट कर लेती हैं। जब वो अडॉप्ट कर लेती हैं तो ये जो भी हम स्टिमुलस के अकॉर्डिंग जो भी हमारा रिस्पॉन्स था, फीलिंग्स थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं सेंसरी अडॉप्टेशन। सेंसेस ने इन फीलिंग्स को अडॉप्ट कर लिया हुआ है। इसके बाद एक और टर्म आती है जिसको हम कहते हैं सेंसरी हैबिचुएशन। इसका मतलब क्या है? आवर परसेप्शन ऑफ सेंसेशन इज़ पार्शली ड्यू टू हाउ फोकस वी आर ऑन दैम। अब ये एक दूसरी टर्म के पहले तो सेंसरी अडॉप्टेशन है कि ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं, लेकिन फिर सेंसरी हैबिचुएशन भी है कि अब हम उस चीज़ को ज़्यादा फील करेंगे जिस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, सेंसेशन से रिलेटेड जो हमारी परसेप्शंस हैं वो तब तक हम उस चीज़ को परसीव करते रहेंगे जब तक हम उस पर फोकस करते रहेंगे। जैसे ही हमारा फोकस हटता है, हमारी उससे रिलेटेड जो परसेप्शंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो ऐसा है वो नहीं रहती, क्योंकि हमारा फोकस हट गया उससे। तो इसे हम कहते हैं सेंसरी हैबिचुएशन। अब ये कि हमने किस चीज़ पे टेंशन देनी है, किस चीज़ पे नहीं देनी, ये भी तो कुछ इनवॉलंटरीली भी होता है ये। अब ये किस तरह से हम कहते हैं हम अटेंशन हमारी अपनी मर्ज़ी होती है, हम वॉलंटरीली किसी चीज़ पे टेंशन देते हैं या फिर नहीं देते। लेकिन कुछ इस तरह की भी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम इनवॉलंटरीली अटेंशन दे रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, आप रूम में खड़े हैं और अचानक से कोई आपका नाम पुकारता है, तो आपकी अटेंशन ऑटोमेटिकली जो है वो स्विच कर जाएगी उस रूम में उस पर्सन की तरफ जिसने आपका नाम कॉल किया। तो इस तरह की सिचुएशंस को हम कहते हैं कॉकटेल पार्टी फिनोमेना। ठीक है, ऑटोमेटिकली अटेंशन जो है वो दूसरे पर्सन की तरफ स्विच हो जाना। हालांकि आप बात किसी और से कर रहे हैं, लेकिन आपने अपना नाम सुना तो आप उस तरफ मूव करके उसको देखते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आई, किस तरह से आई। अब ये भी हमारी इसमें भी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं कि हमने अटेंशन कहाँ पे कैसे देनी, कौन सी सेंसेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ये भी हम लेटर पढ़ेंगे। लेकिन इस फिनोमिना को हम कहते हैं कॉकटेल पार्टी फिनोमिना। ये अक्सर पेपर्स में ये फिनोमिना पूछा होता है कि कॉकटेल पार्टी फिनोमिना, डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स क्रिएट करके। अब ये सारा जो प्रोसेस होता है आर अवर ओनली वे टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन को गेन करना, ये भी इसी प्रोसेस में आता है, इसी फिनोमिना में आता है। अब ये सेंसेशंस क्या होती हैं, परसेप्शंस क्या होती हैं, इस पे बहुत लंबे अरसे से साइकोलॉजिस्ट और फिलोसफर्स में डिबेट जारी है। लेकिन हमारा पर्पज़ ये है कि हम ये सोचें कि सेंसेशन एक एक्टिवेशन है आवर सेंसेस की। ठीक है, सेंसेशन मीन्स एक्टिवेशन ऑफ आवर सेंसेस लाइक ईयर्स, आईज एंड सो ऑन, एंड परसेप्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज सेंसेशंस। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट हमने क्या देखना है, सेंसेशन क्या है, हमारी सेंसेस की एक्टिवेशन है, और परसेप्शन क्या है, उन सेंसेशन को अंडरस्टैंड करना, उस सारे प्रोसेस को समझना, दैट इज़ द परसेप्शन। यहाँ पर आपको सेंसेस मिलेंगी। सबसे पहले हमारे पास हैं सेंसेस। इनको याद रखने का थोड़ा सा एक तरीका है कि जो हमारी फर्स्ट थ्री सेंसेस हैं, फर्स्ट थ्री सेंसेस लाइक विजन, हेयरिंग एंड टच, ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं, दे गैदर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। विजन, हेयरिंग एंड टच ये लाइट की फॉर्म में एनर्जी गेन करते हैं, और साउंड वेव्स होती हैं और प्रेशर होता है रिस्पेक्टिवली मीन्स विजन कहाँ से एनर्जी गेन करेगा, लाइट से, हेयरिंग कहाँ से एनर्जी गेन करेगा, साउंड वेव से, और टच कहाँ से एनर्जी गेन करेगा, प्रेशर से। अब हम इन तीनों सेंसेस को हम कहते हैं एनर्जी सेंसेस, इनसे हमें एनर्जी मिल रही होती है। ठीक है, द नेक्स्ट टू जो हमारे पास सेंसेस हैं वो हैं टेस्ट एंड स्मेल। ये कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फ्रॉम द केमिकल्स। ठीक है, तो पहली वाली हमारे पास है एनर्जी सेंसेस, नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट एंड स्मेल गैदर केमिकल्स, थिंक ऑफ दीज एज केमिकल सेंसेस। सो केमिकल सेंसेस कौन सी हैं, टेस्ट एंड स्मेल। और उसके बाद हमारे पास लास्ट टू सेंसेस हैं जिसको हम कहते हैं वेस्टिबुलर एंड काइनेस्थेटिक। ये हमारी हेल्प करते हैं बॉडी की पोजीशन को और उसके बैलेंस को मेंटेन रखने में। बॉडी पोजीशन, वेस्टिबुलर एंड काइनेस्टिक बैलेंस को। ठीक है,
सबसे पहले आते हैं हम एनर्जी सेंसेस की तरफ। एनर्जी सेंसेस हमने देखा कि हमारे पास 3 एनर्जी सेंसेस हैं, विजन, हेयरिंग एंड टच। सबसे पहले हम बात करते हैं विजन की। विजन क्या है? ये एक बहुत ही डोमिनेंट सेंस है ह्यूमन बीइंग्स की। लोग मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट से रिलेटेड गैदर करते हैं, कहाँ? थ्रू देयर विजन। अब हमारे पास जो विजन का प्रोसेस होता है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो हम इसको 4 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है? लाइट को गैदर करना। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में हम लाइट को गैदर करेंगे। सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि आई के अंदर क्या होता है, विद इन आई क्या हो रहा होता है। थर्ड स्टेप में देखेंगे कि इनकी ट्रांसडक्शन किस तरह से होती है जब सारा स्टिमुलस परसीव हो जाता है। और फोर्थ स्टेप में देखेंगे कि विद इन ब्रेन क्या हो रहा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास है गैदरिंग लाइट। अब यहाँ पे विजन इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व फॉर द अप्लाइड साइकोलॉजी टेस्ट। फर्स्ट, लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड गैदर्ड बाय द आइज़। लाइट क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है और उसके बाद हमारी आइज़ उस लाइट को कलेक्ट कर लेती हैं, गैदर कर लेती हैं। विजिबल लाइट इज़ अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट यू मे हैव स्टडीड इन योर साइंस क्लासेज। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा होगा अपनी साइंस क्लासेस में। सो ये कुछ उसी तरह की वेव्स होती हैं। अब जो भी हम कलर परसीव करते हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। वन इज़ के लाइट की इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हाउ मच एनर्जी द लाइट कंटेन्स। जो लाइट आ रही है उसमें एनर्जी कितनी ज़्यादा है। आपको मैंने एक वीडियो का लिंक सेंड किया था जिसमें फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, इन सब को आपने देखना था कि ये क्या होते हैं। आपने उसको देखा? वीडियो देखी आपने? तो अगर आपने नहीं देखी तो आपने उसको लाजमी देख लेना है, क्योंकि उसमें जो बताई हुई है वेव लेंथ हमारी, हम जब किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो उसमें वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ये उसमें ज़रा डिटेल से बताया हुआ, उसको समझने में ज़रा आसानी हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है? लाइट उसमें कितनी ज़्यादा एनर्जी है ये भी डिपेंड कर रहा होता है उन चीज़ों पर जिनको हम देख रहे हैं और कलर्स पे जो हम परसीव कर रहे होते हैं। अब इससे हमें पता लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है जो हम देख रहे हैं वो कितना ज़्यादा ब्राइट है या ब्राइट नहीं है। इसके बाद सेकंड फैक्टर होता है लाइट की वेवलेंथ। ठीक है, पहले हमने लाइट की इंटेंसिटी की बात की, अब हम कह रहे हैं कि लाइट की वेवलेंथ होती है। ये बताती है कि दैट डिटरमाइंस द पर्टिकुलर ह्यू वी सी। ठीक है, वेवलेंथ अगर लॉन्गर हो देन विजिबल लाइट आर इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। तो अगर वेवलेंथ्स लॉन्गर हों देन विजिबल लाइट, तो फिर ये क्या है? इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स से ये लॉन्गर होती हैं जो हमारी वेवलेंथ्स होती हैं। और विजिबल लाइट्स आर कौन सी होती हैं? इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं एंड रेडियो वेव्स होती हैं, जिनको हम विजिबल लाइट्स कहते हैं। ये 3 तरह की वेव्स होती हैं इस वेवलेंथ के अंदर। वेवलेंथ्स शॉर्टर देन विजिबल लाइट इंक्लूड अल्ट्रा वायलेंट वेव्स एंड एक्स रेज। अगर हमारी वेवलेंथ्स जो हैं वो विजिबल लाइट से शॉर्टर हों तो उसमें कौन कौन सी रेज इंक्लूड होती हैं? अल्ट्रा वायलेट वेव्स एंड एक्स रेज। ये डिफरेंट तरह की वेव्स होती हैं जो इन दोनों तरह की वेवलेंथ में इंक्लूड होती हैं। कि अगर वेवलेंथ लॉन्गर हो विजिबल लाइट से या वेवलेंथ शॉर्टर हो विजिबल लाइट से, तो उसमें कौन कौन सी वेव्स या रेज इन्वॉल्व होती हैं। अब हम क्या कहते हैं? हम डिफरेंट तरह की वेवलेंथ्स को विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में हम देख सकते हैं एज अ डिफरेंट कलर्स। तो ये वेवलेंथ्स क्या होती हैं? ये हमें कलर्स बताते हैं। अगर कलर ज़्यादा शार्प होंगे तो वेवलेंथ्स ज़्यादा लॉन्गर होंगी, अगर कलर्स ज़्यादा शार्प नहीं होंगे तो फिर ये वेवलेंथ्स शॉर्टर होंगी। सो द कलर्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम इन ऑर्डर फ्रॉम लॉन्गेस्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ्स आर। अब ये कौन कौन से कलर्स हैं जिनकी वजह से लॉन्गर वेवलेंथ बनती है और कौन से कलर्स हैं जिनकी वजह से शॉर्टर वेवलेंथ बनती है? तो ये उसी तरतीब से हैं। सबसे हाई या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बनती है रेड कलर की, देन ऑरेंज, रेड के बाद सब फ्रीक्वेंटली सबकी वेवलेंथ आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जाती हैं।
सो ये हमारे पास 7 कलर्स हैं, दैट इज़ रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। अब इन कलर्स की तरतीब को इसी तरह से याद रखने के लिए ये आपके पास एक एक्रोनियम है, रॉय जी बिफ। इस एक्रोनियम को आपने याद रखना है और इस एक्रोनियम को जब याद रखेंगे तो आपको इन जो कलर्स हैं इनकी तरतीब इसी तरह से याद रह जाएगी। सो आर इज़ फॉर रेड, O is for orange and Y is for yellow. So Roy complete होता है red, orange, yellow. Then G is for green and then Biff, B means blue, I mean indigo and V mean violet. So ये हमारे पास जो Biff की टर्म है तो इसमें ये 3 कलर्स आ जाते हैं, ROY में red, orange, yellow। सो इज़ दैट क्लियर। तो ये कलर्स की तरतीब मुझे भी अक्सर भूल जाती थी, याद नहीं रहती थी, लेकिन इस एक्रोनियम के बाद अब ये कभी नहीं भूलती। सो रॉय जी बिफ, ये तो इस कलर्स की तरतीब आपने याद रखनी है, मतलब ये जो कलर्स का ऑर्डर है ये आपको याद रहेगा। अब जब हम इन सारे कलर्स को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं तो हमारी जो लाइट वेव्स हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं और हमें वाइट लाइट नज़र आती है या फिर सन लाइट नज़र आती है। वाइट लाइट में ये 7 कलर्स होते हैं, सन लाइट में भी ये 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। रेनबो में जो कलर्स की तरतीब होती है वो भी इसी तरह से होती है। सो इन्हीं कलर्स की बेसिस पे हम चीज़ों के नाम भी याद रखते हैं कि वो रेड शर्ट चाहिए या ब्लू शर्ट, और यहाँ पे ब्लू कार है, रेड कार है, ब्लू कारपेट है, ग्रे कारपेट है, येलो कारपेट है। तो ये इस तरह की ये जितनी भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उनको बेसिकली उनके कलर्स के नाम से ज़्यादा याद रखते हैं। अब हमारे पास जो रेड शर्ट होती है ये क्या करती है, ये जो रेड लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट करती है और जो बाकी सारे कलर्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए हमें उसका कलर रेड नज़र आता है। इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट्स ब्लैक होते हैं वो क्या करते हैं, वो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए हमें वो ब्लैक नज़र आते हैं। इसी तरह से जो वाइट कलर है वो सारी जितनी भी लाइट्स होती हैं उन सब को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए हमें उसका कलर वाइट नज़र आता है। ये तो हो गया क्या, कौन सा स्टेप, फर्स्ट स्टेप कि हम किस तरह से लाइट को गैदर करते हैं वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड के थ्रू। सेकेंड स्टेप है हमारे पास विद इन आई। अब हमारे पास आई में क्या हो रहा होता है, इसकी पिक्चर के साथ चलते हैं, पिक्चर के साथ हम इसको पढ़ते हैं कि आईज में क्या होता है। चलिए, ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन ऑफ ह्यूमन आई किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को परसीव करते हैं और किस तरह से उनकी स्टिमुलस को परसीव करके उससे डिटेक्ट करते हैं और उसको फिर नेक्स्ट ब्रेन तक कैसे भेजते हैं। सो ये हमारे पास आई का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या होता है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जैसे कि कैंडल आपको नज़र आ रही है, ये ऑब्जेक्ट अब इसमें क्या है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब ये डिफरेंट तरह की जितनी भी लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है वो सारी लाइट रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आ रही है, हमारी आइज़ में एंटर हो रही हैं। ये देखें, लाइट रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आइज़ में एंटर होती हैं। आइज़ में एंटर होने से पहले इसको सबसे पहले कहाँ से गुजरना होता है, इसको सबसे पहले कॉर्निया से गुजरना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये कॉर्निया है, दिस थिंग इज कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ये हमें हेल्प करता है कि हम लाइट को फोकस कर सकें। इसके बाद लाइट जो होती है ये प्यूपिल में एंटर हो जाती है। प्यूपिल ये एक स्मॉल सा होल होता है हमारी आइज़ में जिसको हम कहते हैं प्यूपिल, ठीक है। ये एक छोटा सा स्मॉल सा होल होता है। अगर आप दूसरों की आइज़ में गौर से देखें तो आपको दरमियान में एक छोटा सा ब्लैक डॉट नज़र आता है। सो दैट ब्लैक डॉट इज़ एक्चुअली प्यूपिल, ठीक है। ये होल होता है, एक खाली जगह होती है।
अब इस पिपल के बाद क्या होता है, ये बिल्कुल इसी तरह से काम करते हैं जिस तरह किसी कैमरे का शटर होता है। जब आप कैमरा ओपन करते हैं तो उसके बैक साइड पे एक शटर होता है, वो ओपन हो जाता है जब आप ऑन करते हैं, जब ऑफ करते हैं तो वो क्लोज हो जाता है। तो पिपल वर्किंग इज़ जस्ट लाइक दैट, क्योंकि इसी ने आगे से लाइट को एंटर करना है। अगर ये होल नहीं होगा तो लाइट एंटर नहीं हो सकेगी आइस में, ठीक है। इसके बाद इस पिपल को कुछ मसल्स हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। मसल्स इस पिपल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये साइड्स पे आपको ये दोनों साइड्स पे मसल्स नज़र आते हैं। इसको हम कहते हैं आइरिस। आइरिस बेसिकली हमारी आँख का वो पार्ट होता है जो कलर्ड होता है। हम कहते हैं ना उसकी नीली आँखें हैं, उसकी ग्रे आँखें हैं, उसकी ब्लैक आइज़ हैं, ब्राउन आइज़ हैं। तो ये सारी ये कलर कहाँ पे होता है, ये इन आइरिस का, इन मसल्स का कलर होता है, ठीक है। ये मसल्स जो इस पिपल को कंट्रोल कर रहे होते हैं इसको हम कहते हैं आइरिस। अब ये आइरिस क्या होता है, इनका वर्क होता है इस पिपल को स्मॉल करना या उसको इनलार्ज कर देना। जब हम बहुत ज़्यादा डार्क लाइट देख रहे होते हैं तो ये पिपल बहुत स्मॉल हो जाते हैं, इनमें बहुत शॉर्ट थोड़ी लाइट चाहिए होती है उसको किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए, जब हम किसी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। इसी तरह से यही आइरिस होता है, ये पिपल को बहुत इनलार्ज कर देता है जब हमें बहुत ज़्यादा लाइट एंट्रेंस की ज़रूरत होती है। तो ये मसल्स जो होते हैं जिनको हम आइरिस कहते हैं, ये थोड़ा पिपल को इनलार्ज कर देते हैं। सो ये कंसेप्ट आपने अक्सर पढ़ा भी होगा, ठीक है, कि पिपल का लार्ज होना या स्मॉल होना। सो ये इसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, आइरिस कंट्रोल कर रहा होता है। इस आइरिस क्या है, या मसल्स हैं, और यही हमारे आइज़ के कलर को डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। सो हम इसको पिपल को ये भी कहते हैं कि ये एक स्मॉल एडजस्टेबल ओपनिंग होती है सराउंडेड बाय द आइरिस। आइरिस से क्या करता है, ये रिड्यूस करता है इनकमिंग लाइट, जो भी लाइट आ रही है उसकी अमाउंट को की वजह से इस पिपल को स्मॉल करना या फिर इसको लार्जर कर देना। सो ये तीनों कंसेप्ट्स आपको समझ आ गए हैं कि पिपल क्या है, कॉर्निया के बाद पिपल और पिपल के बाद आइरिस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक ये जो हमारा आउटर स्ट्रक्चर होता है ना, ये सारा ये एक वाइट कलर का पार्ट होता है जो हमारी इस आई पिपल और आइरिस के अलावा जो बॉडी हमारी आई का बाकी सारा पार्ट होता है, इसको हम स्क्लेरा कहते हैं। अब ये स्क्लेरा क्या होता है, ये हमारी आई इसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और इसमें कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं। अगर आप किसी की आईज़ में गौर से देखें तो ये जो वाइट पार्ट है इसमें आपको छोटी छोटी सी वेन्स नज़र आती हैं, छोटी छोटी सी, इनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये ब्लड वेसल्स हमारी आईज़ को सफिशेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। सो दैट्स क्लियर। जो हमारी आई का वाइट पार्ट होता है वो हमारी स्क्लेरा कहलाता है। स्क्लेरा में ब्लड वेसल्स होते हैं जो आईज़ को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और क्या करते हैं, ये हमारी आइज़ को एक स्ट्रक्चर देते हैं ना, कि ये एक स्ट्रक्चर है हमारी आई का। अब ये जो लेंस और रेटिना के दरमियान में जो स्पेस होती है ना, ये हमारा बैक साइड पे जो रेटिना है और ये जो हमारे लेंस हैं, ये लेंस, इसके दरमियान में ये जो सारी स्पेस होती है, खाली स्पेस होती है, इसमें एक फ्लूइड फिल होता है। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, किसको पता है? इस एरिया के अंदर जो फ्लूइड फिल होता है इसको हम कहते हैं वाइट्रियस ह्यूमर, VITREOUS, विट्रियस ह्यूमर, HUMOUR, ह्यूमर। ठीक है, ये एक बिल्कुल क्लियर फ्लूइड होता है, इसमें कोई मतलब कलर्स वगैरह इसमें कुछ नहीं होते और इसी फ्लूइड की वजह से हमारी आई का वॉल्यूम होता है, हमारी जो आई का वेट या वॉल्यूम होता है ना, वो इस फ्लूइड की वजह से होता है, इस विट्रियस फ्लूइड की या ह्यूमर की वजह से, जो कहाँ पे लाई करता है, लेंस और रेटिना के दरमियान में। इसके अलावा ये जो हमारा कॉर्निया और लेंस, इसके दरमियान में भी एक फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड का नाम क्या होता है? एक्वियस ह्यूमर, AQUEOUS, एक्वियस ह्यूमर। इसको हम इंट्राक्यूलर फ्लूइड भी कहते हैं, इंट्राक्यूलर फ्लूइड।
INTRA इंट्रा, OCULAR ocular fluid, FLUID फ्लूइड। ठीक है, तो ये दो तरह के हमारी आइज़ में फ्लूइड होते हैं, एक कॉर्निया से लेंस तक और दूसरा लेंस से रेटिना तक फिल होता है। अच्छा जी, अब इस सब के बाद क्या होता है, जब ये आइरिस और प्यूपिल अपना वर्क कर लेते हैं, लाइट की एंट्री का वर्क हो जाता है, उसके बाद हमारा वर्क स्टार्ट होता है लेंस के साथ। अब लेंस क्या करेंगे, आप सब सुन रहे हैं? आई का स्ट्रक्चर आप लोग पहली दफ़ा पढ़ रहे हो? नो रिस्पॉन्स। ओके जी, वेल जब ये सारी लाइट एंटर होती है पीपल से, तो ये फोकस होती है किसके ऊपर, सबसे पहले लेंस के ऊपर फोकस करती है। अब मैं आपको यहाँ पे लेंस बताती हूँ। ये जो हमारा एरिया है, ये वाला सारा, इसको हम लेंस कहते हैं। ठीक है, अब ये लेंस क्या होते हैं, ये कर्व्ड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और इनका मकसद क्या होता है, लाइट को फोकस करना। अब ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है लाइट का, यहाँ पे एंटर होना और उसको फोकस करना, ये सारी चीज़ को हम कहते हैं एकोमोडेशन। क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। अब इसकी एक एग्जांपल देते हैं हम आपको कि आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं ना, कि लेंस एक कर्व्ड और फ्लेक्सिबल होता है अपने ऑर्डर में और अपनी लाइट को फोकस कर रहा होता है। इसके अलावा पिपल भी इस चीज़ में काफ़ी हेल्प कर रहा होता है कि कितनी लाइट एंटर होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, और आइरिस, ये मसल्स जो होते हैं, ये इसको साथ साथ हेल्प आउट कर रहे होते हैं। इसको हम इससे एग्जांपल से इस तरह से देखते हैं कि हम अपना फोकस, अगर पहले तो आप अपना फोकस एक फिंगर के ऊपर रखें, अपनी फिंगर को देखें लगातार। ठीक है, अब आपने अपना फोकस जो है वो चेंज करना है, और आपके पीछे जो दीवार है या कोई भी चीज़ है, आपने उसके ऊपर देखना है। उसके ऊपर देखने के बाद जब आप दीवार पे देखेंगे तो फिर आपने दोबारा से फिंगर पे देखना है। अब आप इसके अकॉर्डिंगली आप क्या देखेंगे कि आपकी जो आइज़ के मसल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, और आपकी जो लेंस की शेप है वो भी इसके साथ साथ चेंज हो रही है, क्योंकि हमारा फोकस चेंज हो रहा है। हम बार बार अपने फोकस को स्विच कर रहे हैं। सो जैसे ही हमारी जो लाइट है वो पास होती है, इस लेंस से पास होती है, तो इमेज जो है वो फ्लिप्ड अपसाइड डाउन एंड इन्वर्टेड। तो इमेज क्या होता है, हमारा एक पॉइंट है फोविया, वहाँ पे जाके ये इन्वर्ट हो जाती है, अपसाइड डाउन हो जाती है एंड डाउन साइड अप हो जाती है। ठीक है, ये उल्टा बन जाता है इमेज हमारी फोविया पे जाके। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देन हम इस जो भी हमारी जो फोकस्ड इन्वर्टेड इमेज होती है, ये कहाँ पे जाके बनती है, रेटिना पे बनती है, विच इज़ लाइक अ स्क्रीन ऑन द बैक ऑफ योर आई। सो ये जितनी भी बैक साइड है, इसको हम कहते हैं रेटिना। तो ये बिल्कुल एक स्क्रीन की तरह काम कर रही होती है। हमने जो कुछ देखा, लाइट एंटर हुई, पास हुई, फोकस हुआ, उसके बाद वो इन्वर्टेड हो गई, जो बैक स्क्रीन है रेटिना, उस पर इसका इमेज उल्टा जाके बन गया। अब यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, जो इस वेवलेंथ की लाइट को देख के, डिफरेंट तरह की वेव लाइट्स होती हैं, उनको देख के वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब इसके बाद ये सारा प्रोसेस होने के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है, दैट इज़ नॉट सेकंड, ऊपर है सेकंड जी। विद इन आई क्या हो रहा होता है ये हमने देख लिया। डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, किस तरह से वो सब कुछ हो रहा होता है। उसके बाद थर्ड हमारे पास स्टेप होता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन अब किस तरह से होती है, ठीक है, आई के स्ट्रक्चर को समझने के बाद आपको विद इन आई क्या हो रहा है वो समझ आ गया होगा। देन थर्ड स्टेप इज़ ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, हमारे पास जितनी भी इनकमिंग स्टिमुलाई होते हैं, हम उसको न्यूरल सिग्नल में हमारी आई उसको चेंज कर देती है। दिस टर्म अप्लाइज नॉट ओनली टू विजन बट ऑल ऑफ आवर सेंसेस। इन विजन ट्रांसडक्शन अकर्स व्हेन लाइट एक्टिवेट्स द न्यूरॉन्स इन द रेटिना। अब ये न्यूरॉन्स कहाँ पर होते हैं, रेटिना पर होते हैं। अब बेसिकली हमारा जो रेटिना होता है उसके ऊपर इन सेल्स की, न्यूरॉन्स की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो जो फर्स्ट लेयर होती है वो डायरेक्टली एक्टिवेटेड बाय द लाइट,
फर्स्ट लेयर तो डायरेक्टली लाइट ही जब एंटर होती है तो उसी से एक्टिवेट हो जाती है, तो उन सेल्स को हम कहते हैं कॉन्स। ठीक है, अब ये जो कॉन्स होते हैं ये किससे एक्टिवेट होते हैं? बाय द कलर। फिर सेकंड सेल्स होते हैं हमारे पास रॉड्स। रॉड सेल्स आर रिस्पॉन्ड टू ब्लैक एंड वाइट। अब ये मैंने आपको बताया था कि हम कॉन्स एंड रॉड्स को याद कैसे रख सकते हैं। रॉड्स मतलब जो हमारी ट्यूबलाइट्स होते हैं उसके ऊपर रॉड्स लगे होते हैं, तो वो हम मोस्टली नाइट टाइम में ही चलाते हैं। तो रॉड्स क्या होते हैं? ब्लैक एंड वाइट को इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं उन कलर्स पे, और जो कॉन्स होते हैं वो डिफरेंट जो कलर्स होते हैं उनको उनकी तरफ ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ होती है। सो दीज सेल्स आर अरेंज्ड इन पैटर्न ऑन द रेटिना। ये सारे सेल्स एक पैटर्न के साथ रेटिना के ऊपर अरेंज हुए हुए हैं। रॉड्स आउट नंबर कॉन्स। रॉड्स जो होते हैं द रेशो इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20:1 एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रेटिना। रॉड्स ऑलमोस्ट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉन्स। तो कॉन्स आर कंसनट्रेटेड टुवार्ड द सेंटर ऑफ द रेटिना। कॉन्स जो हैं ज़्यादातर आपको वहाँ पे मिलेंगे रेटिना के बिल्कुल सेंटर में, और वो जो वेरी सेंटर रेटिना का पॉइंट होता है उसको हम फोविया कहते हैं, जिसमें कॉन्स की हाई कंसनट्रेशन होती है। कॉन्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? फोविया के पॉइंट पर होते हैं। एक इंडेंट होता है फोविया, एक छोटा सा एक कर्व सा होता है आई के बैक स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा, तो दैट इज़ फोविया। वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्स मौजूद होते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ पे फोकस करेंगे तो सबसे पहले जो हमारी लाइट है और उससे रिलेटेड जो भी कलर्स हैं उनको हम देख सकते हैं, वो सब कहाँ पे जाके फोकस होते हैं? फोविया पे। अब अगर बहुत ज़्यादा रॉड्स एंड कॉन्स की फायरिंग हो रही है हमारे रेटिना के ऊपर, तो ये हमारे पास एक और लेयर होती है बाइपोलर सेल्स की, ये उनको जाके एक्टिवेट कर देते हैं। बाइपोलर सेल्स क्या करते हैं? इफ़ एनफ बाइपोलर सेल्स फायर, अगर बहुत ज़्यादा बाइपोलर सेल्स में भी फायरिंग हो रही है तो उससे एक नेक्स्ट लेयर होती है जिसको हम गैंग्लियन सेल्स कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके रॉड्स कॉन्स एक्टिवेट होते हैं, फिर आपके रॉड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, उसके बाद हमारी एक लेयर है जिसको हम बाइपोलर सेल्स कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाती है। अगर उसमें भी बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही हो तो उससे नेक्स्ट लेयर जो है गैंग्लियन सेल्स, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जब ये गैंग्लियन सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो फिर ये सारी इम्पल्सिस को कहाँ पे सेंड कर देते हैं? लेटरनल जेनिक्यूलेट न्यूक्लियस। ये सारे जितनी भी इम्पल्सिस हैं इन सब के सिग्नल को एक स्पेसिफिक रीजन है जिसको इन द थैलेमस के अंदर एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसको हम लेटरनल जेनिकुलेट न्यूक्लियस कहते हैं। ये वहाँ पे जाके ये सारी इम्पल्सिस वहाँ सेंड कर दी जाती हैं। ठीक है, अब जब थैलेमस का ये जो रीजन है जिसको हम LGN कह रहे हैं, यहाँ से मैसेजेस कहाँ पे फर्दर सेंड कर दिए जाते हैं? विजुअल कॉर्टाइसिस में। अब ये विजुअल कॉर्टाइसिस कहाँ पे लोकेट करते हैं? ऑसिपिटल लोब्स हमारे ब्रेन में, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े, ये वहाँ पे लाई करते हैं, तो ये फिर वहाँ जाके मैसेज पहुँच जाता है। अब वो ये सारा तो हो गया कि लाइट वेव्स में ट्रांसडक्शन किस तरह से हुई, कौन सी लेयर्स एक्टिवेट हुई और किस लेयर ने फर्दर इसको न्यूक्लियस तक पहुँचाया, हमारे थैलेमस तक पहुँचाया, थैलेमस के कौन से पार्ट तक गया और वहाँ से वो कौन सी लोब में गया। अब ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी एक ऑप्टिक नर्व होती है, नर्व्स के थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये सारी जो लाइट वेव्स थी ये ऑप्टिक नर्व में कन्वर्ट हुई और उसने वहाँ से रेटिना को लीव किया, जहाँ पे ना तो कोई रॉड्स होते हैं और ना ही कोई कोन्स होते हैं, तो इसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अक्सर लोग फोबिया को ही ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। फोबिया इज़ समथिंग डिफरेंट, वहाँ पे कोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा स्पॉट है हमारी आई में जहाँ पे ना तो रॉड्स होते हैं ना ही कॉन्स होते हैं। ठीक है, कोई इमेज नहीं होती और यही वो जगह होती है जहाँ से हमने जितनी भी एनर्जी लाइट के थ्रू जो भी इम्पल्सिस आई थी उनको ट्रांसफॉर्म किया किसमें? ऑप्टिक नर्व में। ऑप्टिक नर्व न्यूरॉन सिग्नल्स में उसको कन्वर्ट किया और फिर ऑप्टिक नर्व ने इस ब्लाइंड स्पॉट से उस सारे मैसेज को लीव किया, रेटिना को लीव किया और ब्रेन की तरफ चल पड़ा। ठीक है, अब ये जो भी हमारी ऑप्टिक नर्व होती है ये भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। Impulses from the right side of each retina go to the left hemisphere of the brain and impulses from the right side of each retina go to the right side of our brain. ठीक है,
अब हमारी रेटिना की भी लेफ़्ट और राइट साइड होती है, वहाँ से हमने पहले देखा कि हमारी जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उसको डिफरेंट हेमिस्फेयर्स उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर लेफ़्ट साइड है तो राइट हेमिस्फेयर एक्टिवेट होगा, वहाँ पे मैसेज जाएगा, और अगर राइट साइड है हमारी आई की तो मैसेज कहाँ पे जाएगा, लेफ़्ट हेमिस्फेयर में जाएगा। अब वो एरिया जहाँ पे ये जो हमारी नर्व्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उसको हम कहते हैं ऑप्टिक चिज्म। ठीक है, अब ये जो जितनी भी सारी नर्व्स हैं टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई हैं, लेकिन ये एक दूसरे को क्रॉस करके जहाँ से गुजरती हैं उस एक क्रॉसिंग स्पॉट को हम कहते हैं ऑप्टिक चिज्म। आई का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। उसके बाद क्या होता है, फोर्थ स्टेप आता है कि अब ब्रेन में क्या होता है। अब ये सारा स्टेप तो हो गया, ब्रेन तक मैसेज पहुंच गया, अब ब्रेन में क्या हो रहा है तो उसको अब हम देख लेते हैं। आप सबको ये याद ही होगा कि हमने लास्ट चैप्टर में विजुअल कॉर्टेक्स जो हमारे ब्रेन में लोकेट करता है, ऑसिपिटल लोब विजुअल कॉर्टेक्स से रिलेटेड है, ऑसिपिटल लोब, हमने उसको रीड किया था। सो बहुत सारे रिसर्चेस ऐसा कहते हैं दैट इट इज़ एट द पॉइंट दैट सेंसेशन एंड्स एंड परसेप्शन बिगन्स। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो ऑसिपिटल लोब है यहाँ पे बेसिकली सेंसेशन एंड हो जाती है और परसेप्शन स्टार्ट हो जाती है। कुछ ऐसा भी कहते हैं कि हम यहाँ पे जो इमेज की इंटरप्रिटेशन है वो यहाँ पे अकर होती है, डिफरेंट लेयर्स होते हैं रेटिना के, वो वहाँ पे इंटरप्रेट हो जाती है। लेकिन कुछ कहते हैं कि हमारे थैलेमस का जो रीजन है LNG, ये सब कुछ वहाँ पे अकर हो रहा था। सो इस सारी डिबेट को हम ज़रा साइड पे रखते हैं। तो बेसिकली ये विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन, हमारे ब्रेन का जो विजुअल कॉर्टेक्स है वो रिसीव करता है इम्पल्सिस को फ्रॉम द सेल्स ऑफ द रेटिना। रेटिना के जो सेल्स हैं वहाँ से जो भी इम्पल्सिस आई हैं ब्रेन का विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑसिपिटल लोब उसको रिसीव करता है। इसके बाद एंड द इम्पल्सिस एक्टिवेट फीचर डिटेक्टर्स। फीचर डिटेक्टर्स को ये सारे इम्पल्सिस जो हैं फीचर डिटेक्टर को एक्टिवेट कर देते हैं। परसेप्शन के हमारे पास रिसर्चर्स थे डेविड ह्यूबल एंड टॉर्स्टन वेसल, ये दो हमारे पास रिसर्चर्स थे परसेप्शन से रिलेटेड। इन्होंने डिस्कवर किया था ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इन द विजुअल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजुअल इमेजेस। अब ये कहते हैं कि हमारे जो विजुअल कॉर्टेक्स होता है इसमें न्यूरॉन्स के डिफरेंट तरह के ग्रुप्स होते हैं जो डिफरेंट तरह की विजुअल इमेजेस को परसीव कर रहे होते हैं या उससे रिलेटेड रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। अब ये दिस विजुअल कॉर्टेक्स हैज़ फीचर डिटेक्टर्स। फीचर डिटेक्टर्स मतलब स्पेसिफिक किस्म की जो विजुअल इमेजेस होती हैं उसके लिए कुछ फीचर डिटेक्टर्स होते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं हमारे विजुअल कॉर्टेक्स में। जैसे कि वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस को हम देख रहे होते हैं, कुछ हमारे पास कर्व्स होते हैं, मोशंस होते हैं, और इसी तरह के बहुत सारी दूसरी इमेजेस होती हैं। इमेज जस्ट एक स्टिल एक सिंगल फिनोमेना नहीं होता है कि एक चीज़ खड़ी है आप उसको देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ वर्टिकल हैं, हॉरिजेंटल हैं, कुछ मूव कर रही हैं, कुछ मूव नहीं कर रही हैं, कुछ कर्व्ड हैं, कुछ स्ट्रेट्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए भी हमारे विजुअल कॉर्टेक्स में कुछ फीचर डिटेक्टर्स होते हैं जो इन सारी इमेजेस को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम ये जितनी भी विजुअल कॉम्बिनेशन होता है इन सारे फीचर्स का हम उसको परसीव कर रहे होते हैं। सो ये फीचर डिटेक्टर्स का और ये डिफरेंट हमारे पास जो विजुअल कॉर्टेक्स में डिटेक्टर्स हैं जो डिफरेंट तरह की इमेजेस के फीचर्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसका कंसेप्ट किसने दिया था? डेविड ह्यूबल ने और टॉर्स्टन वेसल ने। तो ये दो नाम आपने यहाँ पे याद रखने हैं। यहाँ पे हमारा आई का स्ट्रक्चर तो ख़त्म होता है। अब इसके बाद आ जाती हैं थेरीज ऑफ कलर विजन। अब इस पर बहुत सारी थेरीज भी आई कलर विजन पे। सबसे पहले हमारे पास ट्रिकोमेट्रिक थेरी। ट्रिकोमेट्रिक थेरी ये सबसे पहले प्रपोज की थी अराउंड 1801 में थॉमस योंग ने, लेकिन इसको ऑलमोस्ट 55 साल के बाद इसको हरमन वान हेल्महोल्ट्ज़, इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, तो इन्होंने इस थेरी को कंटिन्यू किया था। कंपीटिंग थेरीज एग्जिस्ट अबाउट हाउ एंड वाई वी सी कलर। अब ये जो थेरीज हैं ये बताएंगी कि हम कलर्स को कैसे और क्यों देखते हैं।
ये सबसे पुरानी और सबसे सिंपल थेरी है जिसको हम कहते हैं ट्रिकोमेट्रिक थेरी। इसको हम यंग हेल्महोल्ट्ज़ ट्रिकोमेट्रिक थेरी भी कहते हैं। ट्रिकोमेट्रिक मीन्स 3 कलर्स। कौन से 3 कलर्स? ब्लू, रेड एंड ग्रीन, जो हमारे प्राइमरी कलर्स हैं। ठीक है, प्राइमरी कलर्स आपने याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? ब्लू, रेड एंड ग्रीन। अब ये थ्योरी हाइपोथेसाइज करती है कि हमारे जो कोन्स होते हैं रेटिना के ऊपर, उनमें 3 टाइप्स होती हैं कलर्स की। कोन्स दैट डिटेक्ट्स द डिफरेंट कलर्स लाइक ब्लू, रेड एंड ग्रीन, ये हमारे पास प्राइमरी कलर्स होते हैं। तो आप इसके भी जो इनिशियल लेटर्स हैं ना, उनको कंबाइन करके वर्ड बना सकते हैं। जैसे बर्ग, BRG, बर्ग, बर्गर नहीं कहना है, बर्ग कह दें। तो B से ब्लू, R से रेड एंड G से ग्रीन। तो ये हमारे लाइट के प्राइमरी कलर्स होते हैं। जब हमारे डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है तो ये जो कोन्स हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं और वो उस कलर को प्रोड्यूस करते हैं जो विजिबल स्पेक्ट्रम के थ्रू हमारे पास आ रहा होता है। ठीक है, हम कहते हैं कि ये 3 प्राइमरी कलर्स हैं जिनसे मिल के बाकी सब कलर्स बनते हैं। तो ये सारे डिफरेंट क्वांटिटी और डिफरेंट वेवलेंथ्स और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की लाइट के साथ ये कोन्स जो हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी ये डिफरेंट कलर्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हम एक्चुअली वो कलर देख सकते हैं जो उस ऑब्जेक्ट का कलर है। लेकिन ये थ्योरी ये सब तो बताती है, लेकिन ये नहीं बताती कि जो आफ्टर इमेजेस बनती हैं या कलर ब्लाइंडनेस होती है वो क्यों होती है। इस थ्योरी ने उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया। इसने बस सिंपली यही बताया कि 3 बेसिक कलर्स होते हैं। हम डिफरेंट लाइट्स के जो भी रिफ्लेक्ट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, हम उसके अकॉर्डिंगली उसके कॉम्बिनेशन, ये 3 कलर्स मिल के कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन एक बनता है कलर का, और हम उस एक स्पेसिफिक कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास विजुअल फिनोमिना है आफ्टर इमेजेस और कलर ब्लाइंडनेस का, ये थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं करती। अब ये आफ्टर इमेजेस क्या होता है? अगर आप किसी एक ही कलर पर बहुत देर तक देखते रहें और उसके बाद आप किसी भी वाइट या ब्लैक स्पेस में देखें तो आपको एक कलर आफ्टर इमेज नज़र आएगा। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक सर्कल ड्रॉ कर लें। सर्कल में अब आपने क्या करना है, एक रेड कलर का स्पॉट ड्रॉ कर लेना है। आप इसको प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं। ठीक है, सर्कल बनाना है। सर्कल में आपने एक और स्मॉल सा मिड में सर्कल बनाना है जो रेड कलर का होगा। आपने उस रेड कलर के सर्कल को बहुत देर तक देखना है, बहुत देर तक नहीं, ऑलमोस्ट 10 to 15 सेकेंड्स तक आपने उस कलर को क्या करना है, देखना है। अब क्या होगा, आपके जो कोन्स हैं, जो कलर है उस रेड कलर से रिलेटेड उसकी कॉन्टीन्यूस फायरिंग हो रही है। अब कॉन्टीन्यूस उस कलर को देख रहे हैं, वो कोन्स, न्यूरॉन्स उससे रिलेटेड वो सब एक्टिवेट हैं उस वक्त और कॉन्टीन्यूस फायर कर रहे हैं। अब एक लिमिट होती है ना, हम काम करते करते थक जाते हैं, इसी तरह हमारे रॉड्स एंड कॉन्स भी काम करते करते थक जाते हैं। तो अब आपने आंखें नहीं झपकनी, सारे प्रोसेस में आपने अपनी साइड को स्लोली आपने एक ब्लैंक स्पेस जो रेड हो या वाइट हो, मतलब उसके ऊपर आपने देखना है। चाहे दीवार की तरफ देख लें, वो भी वाइट ही होती है बेचारी। तो अब आपको क्या होगा, वो सेम इमेज जिसको आप देख रहे थे वो सेम आपको वहाँ पे नज़र आएगी, लेकिन रेड स्पॉट की जगह आपको नज़र आएगा ग्रीन शेड। जो आप रेड को देख रहे थे अब उसकी जगह ग्रीन शेड नज़र आएगा। तो ये क्या फिनोमेना? सो दैट इज़ द आफ्टर इमेज। इसी तरह अगर आप येलो को देखते हैं, येलो कलर है और आप अब उस पर टेंशन चेंज करते हैं, वाइट स्पेस पे देखते हैं, तो आपको वो येलो की बजाय अब ब्लू नज़र आएगा। ठीक है, तो ये होता है आफ्टर इमेज। तो इस तरह की आफ्टर इमेजेस बनती हैं जब हम एक चीज़ पे बार बार देख रहे हैं और उस पर जब फोकस हटाते हैं तो हमें कुछ और नज़र आता है। तो अक्सर अगर आप बहुत लाइट से डार्क की तरफ जाएं या डार्क से लाइट की तरफ जाएं तो आपकी आंखों के आगे एकदम थोड़ा सा अंधेरा आता है कि आपको चीज़ें समझने में थोड़ा, हमारी जो विजन होती है ना और उससे रिलेटेड ब्रेन रीजन होता है उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो हम लेटर चल के देखेंगे कि वो क्या फिनोमेना होता है। ठीक है, यहाँ पे यही बताया हुआ है कि आफ्टर इमेज में क्या होता है कि अगर हम ग्रीन की तरफ देखेंगे तो आफ्टर इमेज रेड होगा, रेड की तरफ देखेंगे तो आफ्टर इमेज ग्रीन होगा। तो क्या है, इन दोनों कलर्स का पेयर होता है। अगर इसी तरह से आप येलो की तरफ देखेंगे तो आफ्टर इमेज आपको ब्लू नज़र आएगा, ब्लू की तरफ देखेंगे तो येलो नज़र आएगा। तो इन 2 कलर्स का पेयर होता है, रेड एंड ग्रीन का पेयर होता है, येलो एंड ब्लू का पेयर होता है। इसी तरह से कलर ब्लाइंडनेस भी बिल्कुल इसी तरह की होती है।
एक होता है डाइक्रोमेटिक कलर ब्लाइंडनेस। दो तरह की ब्लाइंडनेस होती है हमारे पास, एक होती है डाइक्रोमेटिक कलर ब्लाइंडनेस और दूसरा होती है मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, डाइक्रोमेटिक में क्या होता है कि हम रेड और ग्रीन शेड्स को हम नहीं देख सकते, यहाँ पे ब्लू एंड येलो शेड्स को हम नहीं देख सकते। सो इस तरह की जो हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस होती है इसको हम कहते हैं डाइक्रोमेटिक कलर ब्लाइंडनेस। मतलब दो कलर्स हम नहीं देख सकते पेयर्स को, रेड एंड या ग्रीन और दूसरा ब्लू या येलो। रेड और ग्रीन नज़र आ रहे हैं, ब्लू एंड येलो रिलेटेड कोई कलर्स नज़र नहीं आ रहे हमें। यहाँ पे ब्लू एंड येलो तो नज़र आ रहा है, लेकिन रेड और ग्रीन से रिलेटेड जो भी शेड्स हैं या इन दोनों कलर से मिलके जो शेड बनते हैं वो हमें नज़र नहीं आएंगे। इसी तरह से एक और टाइप है कलर ब्लाइंडनेस की जिसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। अब यहाँ पर हम जो लोग होते हैं उनको कोई कलर नज़र नहीं आता, उनको सिर्फ ग्रे के शेड्स नज़र आते हैं। ठीक है, अब इस सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन ये वाली थेरी तो नहीं करती, ट्रिकोमेट्रिक थेरी कलर ब्लाइंडनेस और आफ्टर इमेज को एक्सप्लेन नहीं करती। अब इस सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन करती है कौन सी थेरी? ओपोनेंट प्रोसेस थेरी। सेकंड थेरी है हमारे पास। अब ये ओपोनेंट प्रोसेस थेरी क्या कहती है? अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो ओपोनेंट प्रोसेस थेरी थी इसको 1800s में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे, एवल्ड हेरिंग, EWALD, एवल्ड हेरिंग, HERING, हेरिंग। एवल्ड हेरिंग एक जनरल फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस थेरी को इंट्रोड्यूस करवाया था 1800s में, 1800। ठीक है, अब ये ओपोनेंट प्रोसेस थेरी स्टेट्स दैट सेंसिटिव रिसेप्टर्स अरेंज्ड इन द रेटिना कम्स इन पेयर्स। जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारे जो रेटिना के ऊपर कौन से होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसिटिव रिसेप्टर्स, वो एक पेयर्स में वो उन सब की अरेंजमेंट हुई हुई है। रेड और ग्रीन का पेयर बना हुआ है, इसी तरह येलो एंड ब्लू का पेयर बना हुआ है और तीसरा पेयर बना हुआ है ब्लैक एंड वाइट का। इफ़ वन सेंसर इज स्टिमुलेटेड इट पेयर्स इज इनहिबिट फ्रॉम फायरिंग। अगर एक सेंसर एक्टिवेट होता है तो उससे जो दूसरा पेयर होता है उसकी फायरिंग जो है वो इनहिबिट हो जाती है। अब ये सारी थेरी क्या एक्सप्लेन करती है? कलर आफ्टर इमेज को। फॉर एग्जांपल रेड और ग्रीन का पेयर बना हुआ है, आप रेड कलर की तरफ देख रहे हैं तो क्या होगा कि जो ग्रीन कलर है उसका वो इनहिबिट हो जाएगा, उस पर फायरिंग नहीं होगी, लेकिन रेड पे फायरिंग होगी। अब इसी तरह से जैसे ही आप एक रेड कलर को बहुत देर तक देखते रहते हैं तो हमारा जो रेड सेंसर्स हैं ना वो थक जाते हैं, और जैसे ही आप अपनी अटेंशन जो है वो ब्लैंक पेज या दीवार या किसी भी ब्लैंक एरिया की तरफ आप देखते हैं तो उसका जो ओपोनेंट पेयर होता है ना उसका वो एक्टिवेट हो जाता है। तो क्या होगा कि अब जो रेड की फायरिंग हो रही थी वो स्टॉप हो जाएगी और उसकी जगह जो है वो उसका दूसरा जो पेयर था वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ग्रीन है इसके पेयर में तो वो ग्रीन एक्टिवेट हो जाएगा और उसकी आफ्टर इमेज हमें नज़र आ जाएगी। इसी तरह से ओपोनेंट प्रोसेस थेरी ही एक ऐसी चीज़ है जो कलर ब्लाइंडनेस को भी एक्सप्लेन करती है। किस तरह से? इफ़ कलर सेंसर डू कम इन पेयर्स एंड एन इंडिविजुअल इज मिसिंग वन पेयर, ही और शी शुड हैव डिफिकल्टी सीइंग दोज ह्यूज। पीपल विद डाइक्रोमेटिक कलर ब्लाइंडनेस हैव डिफिकल्टी सीइंग शेड्स ऑफ रेड एंड ग्रीन और ऑफ येलो एंड ब्लू। ठीक है, सो ये सारे होते हैं हमारे पास ओपोनेंट प्रोसेस थेरी। इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि कलर आफ्टर इमेज कैसे बनता है। अगर एक कलर की फायरिंग हो रही है और हम दूसरी चीज़ की तरफ देखते हैं तो वो जिसकी कॉन्टीन्यूस फायरिंग हो रही थी जिस कलर की वो थक जाता है, वो इनहिबिट हो जाता है और दूसरा कलर उसके रिएक्ट में एक्टिवेट हो जाता है। तो जिस तरह हम लूडो खेल रहे होते हैं ना, एक अगर मर गया है तो दूसरा साथी उसका साथ दे रहा होता है, बिल्कुल इसी तरह से इसमें हो रहा होता है आफ्टर इमेज में। और कलर ब्लाइंडनेस में अगर एक पेयर भी ना हो या रेड और येलो का पेयर है और येलो कलर नहीं है, रेड और ग्रीन का पेयर है और उसमें रेड कलर मिसिंग है, या फिर येलो और ब्लू का पेयर है उसमें से ब्लू कलर मिसिंग है, तो हम ब्लू एंड येलो के शेड्स को नहीं देख सकेंगे। उन शेड्स को हमें देखने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। ठीक है, अच्छा जी, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अब ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे रिसर्चर्स ये कहते हैं कि जो ट्राइकोमेट्रिक एंड ओपोनेंट प्रोसेस थेरी है बेसिकली ये दोनों ही एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है, दोनों मिलकर काम कर रही होती हैं। इंडिविजुअल कौन सा पेयर ऑन कॉरिस्पॉन्ड बेस्ट टू द ट्राइकोमेट्रिक थेरी
कौन जो होते हैं वो ट्रिकोमेट्रिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली हर इंडिविजुअल में डिफरेंट तरह से वर्क कर रहे होते हैं, जबकि ओपेनेंट प्रोसेस में अगर एट अदर लेयर्स ऑफ द रेटिना, जो ओपेनेंट प्रोसेस थ्योरी ये रेटिना की एक और लेयर है, वहाँ पे ये सारा प्रोसेस हो रहा है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये दोनों कंसेप्ट ही कलर विजन को फुली एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी हैं। कौन कौन से कंसेप्ट? ट्रिकोमेट्रिक थ्योरी एंड ओपेनेंट प्रोसेस थ्योरी। ये दोनों थ्योरी ही विजन के कलर्स को फुली एक्सप्लेन करने के लिए इन दोनों का कंसेप्ट ही ज़रूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि ट्रिकोमेट्रिक थ्योरी को हम साइड पे कर देंगे तो हम मेजर जो हमारा फोकस है वो इस थ्योरी पे होना चाहिए, ओपेनेंट प्रोसेस थ्योरी पे। सो हम अक्सर बात करते हैं कि रिसर्च में बैकग्राउंड थ्योरीज कहाँ से आती हैं। तो बेसिकली अब आपने यहाँ पे देखी, हमने दो थ्योरीज का जिक्र किया। इन दोनों थ्योरीज पे आप वर्क कर सकते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास बैकग्राउंड थ्योरी आ जाती है। अब यहाँ पे दो कंसेप्ट्स मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, वो आप लोगों ने मुझे बताने हैं कि क्या होते हैं जो हमारी विजन से रिलेटेड है। द फर्स्ट स्टेप इज़ मायोपिया, राइट दैट डाउन, MYOPIA, मायोपिया। एंड द सेकेंड कंसेप्ट इज़ हाइपरोपिया, HYPER, हाइपर, OPIA, ओपिया, हाइपरोपिया। ये दो कंसेप्ट्स हैं जो हमारी विजन से रिलेटेड हैं, जिसको बेसिकली हम कहते हैं फार साइटेडनेस एंड नियर साइटेडनेस, दूर की नज़र और करीब की नज़र। अब ये दोनों कंसेप्ट्स क्या हैं, किस तरह से आइज़ का स्ट्रक्चर चेंज होता है, कौन से कंसेप्ट में इमेज कहाँ पे बनता है कि हमें चीज़ें नज़र नहीं आती, हमें लेंस लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और वो कौन से लेंस इन दोनों कंडीशंस में लगते हैं और उन लेंस का मकसद क्या होता है। तो ये चीज़ें आपने मुझे कल बतानी है। इसके बाद हमारे पास आती है सेकंड सेंस, दैट इज़ ऑफ हियरिंग।